बीए तृतीय वर्ष के आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात विश्व के प्रादेशिक भूगोल की। तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रदेश की संकल्पना एवं प्रादेशिकरण के बारे में। तो प्रदेश भूगोल की आधारभूत संकल्पनात्मक इकाई है। प्रदेश पृथ्वी की सतह के किसी विशिष्ट क्षेत्र को इंगित करता है तथा उस क्षेत्र विशेष की संपूर्णता का बोध कराता है। प्रदेश की संकल्पना के सहारे पृथ्वी की सतह पर स्थित विषम तथ्यों के क्षेत्रीय समूहन की पहचान की जा सकती है तथा उनका अध्ययन किया जा सकता है। प्रदेश की संकल्पना प्राप्त सूचनाओं को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करने में सहायक होती है। प्रदेश की वस्तु स्थिति का ज्ञान नियोजन प्रदेश का आधार होता है। प्रदेश धरातल पर एक क्षेत्रीय इकाई है जिसमें प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की विशिष्टता पाई जाती है। यह विशिष्टता समीपवर्ती दूसरे क्षेत्रों में नहीं मिलती है। इसलिए हार्टशोर्न महोदय ने प्रदेश को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशिष्ट अवस्थिति होती है जो अन्य क्षेत्रों से कुछ विशिष्टताओं के संदर्भ में अलग होता है तथा इसका विस्तार जहां तक होता है जहां तक वे विशेषताएं मिलती हैं, अर्थात दो क्षेत्रों के मध्य जहां विशिष्टताएं कमजोर पड़ जाती हैं और आगे दूसरी विशिष्टताओं का प्रारंभ होता है, वहीं एक प्रदेश की अंतिम सीमा निर्धारित होती है। इस तरह प्रदेश प्रमुख विशिष्टताओं पर आधारित होते थे, लेकिन वर्तमान समय में विशिष्टताओं का विश्लेषण एवं संश्लेषण करके कार्यिक आधार पर प्रदेश का निर्धारण किया जाता है। भौगोलिक अध्ययन में संश्लेषण की नई विधियों को महत्व दिया जा रहा है। इस प्रदेश का भौगोलिक अध्ययन भी महत्वपूर्ण हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रदेश के संकल्पनात्मक विकास के सोपान की। तो प्रदेश की संकल्पना के विकास के चार प्रमुख सोपान हैं। पहला है स्थानीय समांगता, दूसरा है क्षेत्रीय विभेदन, चौथा है स्थानिक प्रक्रिया और चौथा जो है वो प्राकृतिक संश्लिष्ट है। अब हम बात करते हैं पहले सोपान की अर्थात स्थानीय समांगता की। तो सर्वप्रथम तो किसी क्षेत्र की स्थानीय समांगता को देखा जाता है, अर्थात स्थानीय रूप से वे कौन कौन से तत्व हैं जो समान या एक रूप से वितरित हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सोपान की अर्थात क्षेत्रीय विभेदन की। तो द्वितीय सोपान क्षेत्रीय विभेदन से संबंधित है। स्थानीय विशेषताओं के आधार पर एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से एक समान या अलग दिखाई देने लगता है। अलग होने पर क्षेत्रीय विभेदन प्रदेश के व्यक्तित्व का गठन प्रारंभ करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे सोपान स्थानीय प्रक्रिया की। तो तीसरे सोपान में निवासियों से संबंधित सामान्य स्थानिक प्रक्रिया में
सम विन्यास दृष्टिगोचर होता है। यह सम विन्यास प्रदेश को उसका अनूठापन प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं चौथे सोपान की, जो प्रादेशिक संश्लिष्ट सोपान है। इस चौथे सोपान में स्थानीय प्रक्रियाओं एवं उनके संरचनात्मक स्वरूप से विषम प्रादेशिक संश्लिष्टों का अध्ययन संभव होता है। अब हम बात करते हैं प्रदेश के वर्गीकरण या प्रादेशिकरण की। तो प्रदेश के वर्गीकरण की बहुत सी विधियां विकसित हुई हैं। पृथ्वी तल को एक तात्विक अथवा बहुतात्विक प्रदेशों में विभाजित करने में प्रादेशिक पदानुक्रम का सहारा लिया जाता है। आरोही मापक प्रतिरूपों के आधार पर इन्हें कई पदानुक्रमों में विभाजित किया जाता है। अर्नस्टेड ने सन 1933 में प्रदेशों का उपक्षेत्र, क्षेत्र, उप प्रदेश एवं लघु प्रदेश तथा मुख्य प्रदेशों में विभाजन किया। इसी प्रकार लिंकटन महोदय ने सन 1949 में प्रादेशिक पदानुक्रम में प्रदेशों को स्थान, उपक्षेत्र, क्षेत्र, खंड, प्रांत, प्रमुख भाग या देश तथा महाद्वीप आदि में विभक्त किया। प्रदेश के सामान्य वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो डी विटलसी महोदय ने सन 1954 में प्रादेशिक पदानुक्रम में क्रमशः स्थान, जिला, प्रांत और परिमंडल में विभक्त किया। विटलसी महोदय ने प्रदेशों के 3 मुख्य संवर्ग बताए हैं तथा उसके कुछ उप विभाग भी किए हैं। अब हम बात करते हैं इनके पहले वर्गीकरण की। तो इनका पहला वर्गीकरण आकृतिक प्रदेश है। वह प्रदेश इकाई जिसमें किसी लक्षणों की एक समांगता हो, जैसे पर्वतीय प्रदेश या नदी बेसिन। दूसरा जो है वो कर्मोपलक्षी प्रदेश है। इसे कार्य संगठन की एकता मिलती है, जैसे कोई महानगरीय प्रदेश या गंगा घाटी। अगला जो इनका प्रदेश है वह सामान्य जातीय प्रदेश है। इसमें लक्षणों की एकता की पुनरावृत्ति होती रहती है, जैसे समाना घास क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जलवायु आदि। उपरोक्त के अतिरिक्त विशिष्ट प्रदेश में भावर, सुंदरवन, छत्तीसगढ़ आदि भी हैं। जो इनका अगला प्रदेश है वो एक समान प्रदेश है। ये वे प्रदेश हैं जिनमें जिस उद्देश्य को लेकर प्रदेश का गठन होता है उससे संबंधित स्थानीय विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं। अगले प्रदेश की बात करें तो अगला प्रदेश इनका केंद्र आधारित प्रदेश है। ये प्रदेश किसी नगर पर आधारित होते हैं तथा इनके आंतरिक संगठन की क्षमता सीमा का निर्धारण करती है। अर्थात इस प्रदेश का एक केंद्र होता है तथा उस केंद्र का प्रभाव पूरे क्षेत्र पर होता है। किसी नगर का दुग्ध आपूर्ति क्षेत्र केंद्र आधारित प्रदेश का मुख्य उदाहरण है। इनका आधार विभिन्न केंद्रों के बीच पाए जाने वाला कार्यात्मक संबंध होता है। इसमें मुंबई एवं दिल्ली आदि महानगरों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रदेश की, अर्थात नियोजन प्रदेश की। तो ये प्रदेश प्रशासन या किसी संगठन के द्वारा कम समय के लिए गठित किए जाते हैं। इनके गठन का
एक खास उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर इनका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रदेश अर्थात एक तत्व धारित प्रदेश की। तो एक तत्व के आधार पर गठित प्रदेश के आधारी तत्व में विभिन्नताएं बहुत कम होता है तथा इनका पुनर्विभाजन कठिन हो जाता है। अगला प्रदेश बहुतत्व आधारित प्रदेश है। यह प्रदेश प्रधान रूप से संबंधित तत्वों पर आधारित होता है, जैसे जलवायु, वनस्पति, मिट्टियां। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो प्रगाढ़ रूप से संबंधित नहीं होते तथा विभिन्न प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे आर्थिक प्रदेश। अब हम बात करते हैं प्रदेशों के विशेषताओं के बारे में। तो प्रदेशों की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला, प्रदेश अपने आप में अनूठा होता है, अतः संलग्न क्षेत्रों से अलग पहचान में आता है। यह त्रिविमीय होता है। अगला, इसमें सुसंगत तत्वों का समंजन मिलता है। अगला, प्रदेश के गुण उस क्षेत्र की भौमिकीय, पुरातत्व, इतिहास आदि से प्रभावित होती है। अगली जो विशेषता है वह यह है कि प्रदेश की परिभाषा उस गुण या लक्षण से की जाती है जो वहां प्रधान होता है। अगली विशेषता, प्रदेश अपने से समान संबंध के प्रदेशों के पदानुक्रम में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।